हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि इंडियन इको के चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दिन। सो ऑलरेडी पिछले वाले सारे चैप्टर्स, पूरा मैक्रो, पूरा अकाउंट्स, ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस स्टडीज, हर चीज का पेपर हो चुका है लीक। तो हर चीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज करेंगे इंडियन इको का चैप्टर नंबर 3 और अगले कुछ 4 से 5 दिनों के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस इंडियन इको तक भी सारा खत्म करवा दूंगी मैं। एंड तुम्हारा पूरे का पूरा 300 नंबर, 3 पेपर हो जाएंगे लीक। एंड इस पूरी सीरीज के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेना। सो अगर कोई भी लेक्चर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से जाके नोट्स ले सकते हो। अगर और भी ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से ले सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डेली डोज ऑफ मोटिवेशन हम तुम्हें देते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, ये वाले रिफॉर्म्स 1991 के रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस ये जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कैसे 1991 के बाद हम रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो तुम एक टाइमलाइन समझ लो। तुम्हें पता है ना, चैप्टर 1 में तुमने पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, 1757, वहां से लेके 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या बुरा किया। हमारा एग्रीकल्चर तबाह किया, हमारी इंडस्ट्री तबाह की, हमें फॉरेन ट्रेड करने नहीं देते थे किसी के साथ, है ना। हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा डेवलप किया, पर वो भी बुरी क्वालिटी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि 1950 से लेके 1990 के बीच में कैसे हमारे देश में सरकार जो है उसका राज था, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया जाता था, लाइसेंसिंग राज था। ठीक है, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाए थे, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, जिसकी वजह से चलो ग्रीन रेवोल्यूशन एक अच्छी चीज हुई थी, पर ओवरऑल बाकी सब खराब ही था। हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब हुआ क्या, इस सब की वजह से ब्रिटिशर्स हमें बहुत ही ज्यादा गरीबी में छोड़ के गए, जिसकी वजह से सरकार ने बोला कि इतने गरीब देश को ना प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए चला नहीं सकता, इतने गरीब देश को ना सरकार को ही चलाना पड़ेगा। सरकार ही जो एक सोशलिस्ट तरीके से गरीबों के लिए काम करे, उनको फ्री में चीजें दे, ठीक है, सरकार ही ऐसे देश को संभाल सकती है। जो कुछ हद तक ठीक भी था, पर उसकी वजह से क्या होता था ना कि कंपटीशन नहीं था, बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं आती थी, तो सरकार के काम बहुत खराब होते थे, करप्शन बहुत ज्यादा था। वो तो चलो आज भी है, करप्शन तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट का रूल जो था वो अच्छे से चल नहीं रहा था, विच इज वाई 1990 तक आते आते हमारा देश बैंकरप्सी तक आ गया था। हमारे देश में सिर्फ 1 हफ्ते का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। अगर 1 हफ्ते के बाद हमें पैसे नहीं मिलते तो हम बाहर से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करवा पाते। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था, हमें लोन चाहिए था, हमें लोन कोई दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, और उनको बोला कि प्लीज हमें $7 बिलियन का लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, इन्होंने बोला हम तुम्हें लोन देने को तैयार हैं, एक ही शर्त पे लोन देंगे कि तुम्हें अपने देश में लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, तभी तुम्हें लोन मिलेगा। तो हमने ये किया, उन्होंने हमें लोन दिया, लोन देने की वजह से हमारा देश ओवरऑल फिर बच पाया, एंड ओवरऑल फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, अब ये जो हमने किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर था, पैसा चाहिए था। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ वो इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल दो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में। जीएसटी वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर एक क्वेश्चन आया हुआ है तो हम देख लेते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, इस चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन। वेरी वेरी हाई चांस है कि आपको लिबरलाइजेशन से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन में अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स हुए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, है ना, इन्वेस्टमेंट का, बैंकिंग का, हर चीज का, फाइनेंशियल रिफॉर्म, है ना। तो लिबरलाइजेशन के जो 5-6 पॉइंट है, अलग अलग तरीके के जो रिफॉर्म है, उनमें से किसी ना किसी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये लिबरलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मेरा जो क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी क्या है, मेरा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी के आने से पहले क्या होता था, अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स लगते थे। हर स्टेट का अलग टैक्स होता था, गुड्स का अलग टैक्स होता था, सर्विसेज का अलग टैक्स होता था, मूवी देखने जाओगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगता था, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टैक्सेस थे। अब प्रोड्यूसर के लिए भी दिक्कत है, दुकानदार के लिए भी दिक्कत है कि वो इतने सारे टैक्सेस भरे, है ना। हमारे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं। पहले एक टैक्स भरा, फिर दूसरी स्टेट में गया तो दूसरा टैक्स भरा, तीसरी जगह पे गया प्रोडक्ट तो तीसरा टैक्स भरा। ठीक है ना, तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा था, जिसको हम बोलते थे कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, कि 100 रुपए की चीज थी, पहले कोई एक टैक्स लगा वो 110 की हो गई, अब जो टैक्स लगेगा वो 110 पे लगेगा।
मतलब टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगेगा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो रहा था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के मद्देनजर हमारी सरकार क्या लेकर आई, वन नेशन वन टैक्स, कि पूरे देश भर में कोई भी गुड्स बनाओ, कोई भी सर्विसेज बनाओ, टैक्स सिर्फ एक ही लगेगा, जो होगा जीएसटी। सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, सरकार ने इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं किया, विच इज वाई आज भी दुकानदार काफी परेशान है। बट हाँ, ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, सरकार की सोच बहुत अच्छी थी, सरकार की इंप्लीमेंटेशन काफी ये खराब थी। ठीक है, तो ओवरऑल जीएसटी क्या है, इसने बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस को रिमूव किया और एक सिंगल टैक्स आया। अब जो टैक्स है इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। अब क्या होता है, अब जब फाइनली सामान बिकता है सिर्फ तभी टैक्स लगता है। पहले क्या होता था, अगर सामान बन गया तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, फिर चाहे वो बिका या नहीं। अब क्या होता है, सिर्फ जब सेल होती है तभी टैक्स बिकता है, ठीक है, सॉरी तभी टैक्स लगता है। ठीक है, तो जो जीएसटी है उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी आई, टैक्स बर्डन कम हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ बिजनेसमैन के लिए। ऑल्दो काफी बिजनेसमैन आज भी रोते हैं कि नहीं हुआ, क्योंकि जीएसटी की वेबसाइट, जीएसटी भरने का प्रोसीजर काफी लेंदी है, काफी मुश्किल चीजें हैं, तो काफी लोग तो खुश नहीं भी हैं। बट ओवरऑल जो है पॉलिसी काफी अच्छी थी। ठीक है, अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इंडिया एक फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन गया पोस्ट 1991 पीरियड में। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, देखो बेटा, किसी भी बिजनेस के दो काम होते हैं, एक उसका इसेंशियल काम होता है, एक उसका नॉन इसेंशियल काम होता है। जैसे मेरा इसेंशियल काम है टीचिंग, तो अगर मेरी टीचिंग का काम है वो मैं खुद ही करूंगी, मैं खुद ही टीचर लाऊंगी, खुद ही टीचर को ट्रेन करूंगी, खुद ही टीचर्स को चेक करूंगी। पर मेरे बिजनेस की मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, एचआर का काम हो गया, अकाउंट संभालने का काम हो गया, फाइनेंस का काम हो गया, ये सारे काम भी करने तो मुझे पड़ेंगे, पर ये मेरा इसेंशियल काम नहीं है। तो जो मेरे नॉन इसेंशियल काम है, हम इसको किसी दूसरी कंपनी को दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि तुम ये सारे काम मेरे लिए करके दो, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल एचआर के लिए आजकल क्या है, स्पेशलाइज्ड कंपनीज आ गई, जिनका काम क्या है कि एम्प्लॉय ढूंढेंगी, रेज्यूमे चेक करेंगी, टेस्ट लेंगी, इंटरव्यू लेंगी, ट्रेन करेंगी, और फाइनली ट्रेन होने के बाद मेरे पास बस एम्प्लॉय आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे एम्प्लॉय मिल जाएगा और बदले में मुझे उस एजेंसी को पैसे देने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एचआर का काम आउटसोर्स कर दिया। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं, किसको, इंडिया को। स्पेशली जो कॉल सेंटर वाले काम होते हैं ना, कस्टमर सर्विस, कस्टमर कॉल करेगा, तुम कॉल उठाओगे, वो वाला काम स्पेशली बहुत ज्यादा इंडिया में होने लग गए हैं। बड़े बड़े कंपनीज का, गूगल, amazon, मेटा, इन सब की जो है कस्टमर सर्विस इंडिया से होती है। क्यों, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पढ़ी लिखी है और सस्ती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड एंड बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लोग हैं इंडिया में, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और बहुत ही सस्ते में वो लोग काम कर देते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, इंग्लिश भी आती होती है आजकल तो सबको, जिसकी वजह से आजकल जो है बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया को आउटसोर्स करने लग गई हैं अपना काम। ठीक है, क्यों, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, चीप लेबर है, क्योंकि भैया लोगों को काम मिलता नहीं है, तो तुम 10,000 में भी दोगे, 10,000 में भी काम कर देंगे लोग। ठीक है, और स्किल्ड है, पढ़े लिखे लोग हैं, बेसिक एजुकेशन सबके पास है, इंग्लिश बोलनी सबको आती है, तो इस वजह से इंडिया आउटसोर्सिंग में बढ़िया आजकल हो गया है। अगला, डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, टैरिफ नॉन टैरिफ का क्या मतलब है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, नॉन टैरिफ का मतलब क्या होगा, नॉन टैक्स। बैरियर का क्या मतलब है, रुकावट। सरकार एक रुकावट लगाना चाहती है, सरकार एक रुकावट लगाना चाहती है तुम्हारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। सरकार बोलेगी तुम बाहर से सामान नहीं मंगवा सकते, अपने देश की प्रोड्यूसर से खरीदो, अपने देश की कंपनी से खरीदो, बाहर से क्यों मंगवाना है सामान। इसलिए सरकार क्या करती है, बैरियर लगाती है, जो कि चैप्टर 2 में लगाया था बेसिकली। ठीक है, और चैप्टर 3 में हटाया था, 91 के बाद हटाया था, 19 तक था बैरियर्स। ठीक है, अब ये बैरियर दो तरीके के होंगे, पहला तो बैरियर होगा टैक्स की फॉर्म में, टैरिफ। मतलब सरकार बोलेगी तुम चाहे 1,000 रुपए का सामान लो, चाहे 2,000 का सामान लो, चाहे 10,000 का सामान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी का सामान इंपोर्ट करवा लो, पर जितना भी सामान इंपोर्ट करवाओगे उस पे एट द रेट 50% तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है भैया, तुम 10,000 का कराओ या 10 लाख का कराओ या 1 करोड़ का सामान इंपोर्ट कराओ, पर जितना इंपोर्ट कराया उतने का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। ये तो हो गया टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होगा कि सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, सरकार ने कोई भी टैक्स आप पे ऐसा नहीं लगाया। ठीक है, और सरकार ने बोला, सरकार ने कोटा लगाया, और कोटा लगा के बोला कि तुम 2,000 से ज्यादा का सामान इंपोर्ट कर ही नहीं सकते।
2000 से ज्यादा का सामान इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, दैट्स इट। इंपोर्ट करना है तो 2000 रुपए का सामान करो, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। दैट इज नॉन टैरिफ, दैट इज अ कोटा। मतलब दोनों ही केस में सरकार क्या चाहती है कि तुम इंपोर्ट मत करो। दोनों ही केस में सरकार क्या चाहती है कि तुम इंपोर्ट मत करो, ठीक है ना। लेकिन इसमें टैक्स की फॉर्म में कि तुम ऑब्वियसली अगर टैक्स ज्यादा होगा तो कम ही इंपोर्ट करोगे ना, इतना टैक्स कौन भरेगा। लेकिन इधर सरकार ने सीधा ही बोल दिया कि ये लिमिट है, इस लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया टैरिफ नॉन टैरिफ, ठीक है। टैरिफ में क्या आएंगे तुम्हारे टैक्सेस, नॉन टैरिफ में क्या आएंगे कोटास, ठीक है। बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड का क्या मतलब हुआ? बायलेटरल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच का, ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब मोर देन टू कंट्रीज के बीच का जो एक्सचेंज होता है उसको मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अगला चले, आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार ने कौन सा स्टेप यहाँ पर लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोल्ड इट्स एंटायर 100% स्टेक इन एयर इंडिया। गवर्नमेंट ने अपना शेयर किसी कंपनी का बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। टाटा सन्स ने जो है, टाटास ने वो खरीद लिया। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा तुम्हें, प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने क्या कर दिया? सरकारी कंपनी को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया। सरकार ने क्या कर दिया? प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें दो चीजें होती है, या तो सरकार पूरा ही बेच दे, पूरा ही आउटराइट सेल कर दे अपनी कंपनी का, ठीक है। या फिर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। सरकार क्या कर रही है? विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। या तो है कि सरकार के पास 100% शेयर है, ठीक है, पूरा का पूरा -100% कर दिया, पूरा ही बेच दिया, पूरे का पूरा ही बेच दिया। या सरकार ने क्या किया? 51% बेच दिया, मतलब कि मेजॉरिटी बेच दिया। ओनरशिप से विड्रॉल सरकार ने ले लिया और प्राइवेट सेक्टर को बोला कि तुम ओनरशिप करो, तुम मैनेजमेंट करो, बस मेरे पास कुछ एक स्टेक रहेगा, मैं 100 का 100% स्टेक नहीं बेचूंगी, ठीक है। अच्छा, after 1991 reforms in external sector, this led to an increase in the foreign exchange in inflows. Justify the given statement with valid arguments. तो ये जो लिबरलाइजेशन के अंडर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर ये आता है, उसका ये क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बोला 1991 तक जाते जाते हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था, आई थिंक वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन डॉलर कुछ का बचा था, समथिंग समथिंग लाइक दिस। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, प्लीज बुक में से नंबर देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। इतना कुछ रिजर्व हमारे पास बचा था, जो कि बेसिकली हमारा सिर्फ एक हफ्ते का एक्सपोर्ट को फंड कर सकता था। एक हफ्ते बाद हमारे पास एक्सपोर्ट करने का पैसा, सॉरी इंपोर्ट करने का पैसा ही ना बचता, एक हफ्ते का ही इंपोर्ट हम कर सकते थे। इसीलिए सरकार ने जो है ये सारे कुछ किया। अब क्या किया? सरकार ने ऐसी ऐसी चीजें करी जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाए और हमारे इंपोर्ट कम होने लग जाए। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा आएगा, इंपोर्ट कम होगा तो पैसा बाहर नहीं जाएगा, पैसा हमारे देश में ही रहेगा। तो इन दोनों ही चीजों से क्या होगा? इन दोनों ही चीजों से क्या होगा? हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। अब ये कैसे किया सरकार ने? सरकार ने हमारी करेंसी को क्या किया? डी वैल्यू किया। रुपीस को सरकार ने डी वैल्यू किया, कुछ 20 से 25% डी वैल्यू करा था, ठीक है। कुछ 20-25% डी वैल्यू करा गया था हमारी करेंसी को, जिसका मतलब क्या है? लेट्स से अगर पहले मेरी करेंसी 20 रुपए थी, 20 रुपीज पर डॉलर थी, सरकार ने इसको जानबूझ के डी वैल्यू कर दिया और बोला आज से 25 रुपीज पर डॉलर है। मतलब हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया। अगर मेरे लिए डॉलर महंगा हो गया तो अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड तो कम होगी ना। तो मेरे लिए डॉलर महंगा हो गया, इंडियंस के लिए, तो मैं बोलूंगी अरे यार डॉलर महंगा हो गया, तो बाहर से सामान मंगवाना महंगा हो गया, तो चलो मैं बाहर से सामान नहीं मंगवाती हूँ, ठीक है, इंपोर्ट कम हो गया। लेकिन जो डॉलर जिनके पास है, जो फॉरेनर्स हैं, जो अमेरिकन हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, उनके लिए तो रुपये सस्ता हो गया ना। उनको पहले $1 में 20 रुपए का सामान मिल रहा था, अब उनको $1 में 25 रुपए का सामान मिलेगा। तो बाहर वालों के तो इंडियन रुपी सस्ता हो गया, बाहर वालों के लिए इंडियन रुपी सस्ता हो गया, तो वो अब इंडिया से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो इन सब चीजों की वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, इंपोर्ट कम होने लगे, विच इज वाई हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगा। एंड आई थिंक आज कुछ 600 बिलियन डॉलर और समथिंग का, या 60 भी, मतलब मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट हाँ आज की डेट में बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश का हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो था कि कुछ 20-25% से हमने अपने रुपीस को डीवैल्यू किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा देश का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। ऑटो पार्ट्स, फार्मास का, इंजीनियरिंग गुड्स का, आईटी सॉफ्टवेयर का, टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, ठीक है। इसकी वजह से इनफ्लो होने लगा फॉरेन एक्सचेंज का। मोर ओवर देयर वाज अ राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच लेड टू मेनीफोल्ड इंक्रीज इन द
फॉरेक्स रिजर्व। इसके अलावा हमने क्या किया, हमारी जितनी भी एफडीआई की लिमिट्स थी, जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स थी, हमने उनको रिवाइज किया और उनको बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया। पहले हमारी लिमिट होती थी कि भैया तुम फॉरेन से पैसा ले ही नहीं सकते, अगर तुम्हें देश में कोई भी कंपनी खोलनी है, कोई भी स्टार्टअप करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तुम बाहर से नहीं पैसा ले सकते। आज के देश में, आज की डेट में मुझे स्टार्टअप करना है, मैं दुनिया भर में किसी से भी फंडिंग ले सकती हूँ। मुझे सिर्फ हमारे देश के लोगों से, शार्क टैंक से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया भर में किसी से भी फंडिंग ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले मैं फंडिंग नहीं ले सकती थी। 91 से पहले सरकार ने लिमिट लगा रखी थी कि बैंक है तो फंडिंग नहीं ले सकते, बाहर से इतने की मशीनरी नहीं मंगवा सकते, बाहर से इतना फंडिंग नहीं ले सकते। फिर सरकार ने 1991 में वो सारी लिमिट्स को रिलैक्स कर दिया। इवन अ बैंक कैन हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसी किसी सेक्टर में 50% तक तुम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, 2-2 करोड़ तक की मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो, 50-50% तक का तुम्हारा जो स्टेक है वो फॉरेनर्स के पास हो सकता है कंपनी का। तो सरकार ने वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बहुत बढ़ा दी, तो अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगी। तो जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में पैसा आने लगा, हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने लगे। ठीक है, अगला, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज अंडरगॉन कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो कहते हैं कि हमारी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस आए थे। अगेन इफ यू सी, ये जो है हमारा एक तरीके का लिबरलाइजेशन का पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन का ही टाइप ऑफ रिफॉर्म है। तो अब इसकी बात करते हैं। जो हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी उसके अंदर तो बहुत सिंपल से चेंजेस किए गए जो तुम बहुत इजीली याद रख सकते हो। सरकार पहले आपको इंपोर्ट नहीं करने देती थी, एक्सपोर्ट नहीं करने देती थी, बाहर वालों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने देती थी। अब सरकार ने वो सारा कुछ खत्म कर दिया। अब इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेजरली यही था। तो जितने भी तुम्हारे ऊपर कोटास थे, जितने भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ्स थे, वो सारे कुछ ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया गया या बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जितनी भी थी कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स लगेगा, वो पूरी तरह से खत्म ही कर दी गई कि तुम्हें एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। सामान बनाओ, बाहर बेचो, प्रॉफिट कमाओ, पैसा ही पैसा देश में लेकर आओ। फिर था इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट करवाने पे भी ड्यूटी लगाई जाती थी, टैक्स लगाया जाता था। पहले तो भैया 100 150% तक का लगाया जाता था, उसको कम करके 10 से 20% कर दिया गया। और तीसरा था, इंपोर्ट के ऊपर लाइसेंस भी तुम्हें लेना पड़ता था, जो लाइसेंस लेने में बहुत टाइम, बहुत पैसा, है ना, सब कुछ लगता था। तो वो लाइसेंसिंग भी ऑलमोस्ट खत्म कर दी, तुम्हें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जब जो चाहो इंपोर्ट करवा सकते हो। तो ये सारा कुछ सरकार ने किया इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अगला, नवरत्न पॉलिसी हैज फैसिलिटेटेड द मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। तो ये जो चीज थी ये सरकार बेसिकली अपनी लेकर आई थी प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो हम सबको पता है सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या किया था, या तो पूरा ही डिसइन्वेस्ट कर दिया कि पूरा ही अपना शेयर बेच दिया, या फिर मेजर शेयर बेच दिया, ओनरशिप दे दी, मैनेजमेंट दे दी दूसरों को, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है ना, इसके अंदर सरकार ने ना कुछ एक कंपनीज जो थी उनको आइडेंटिफाई किया, कुछ एक कंपनीज को आइडेंटिफाई किया और बोला कि ये मेरे होंगे महारत्न, और कुछ एक को आइडेंटिफाई किया और बोला ये मेरे होंगे नवरत्न। ठीक है, कुछ आई थिंक 13 महारत्न थे, 14 नवरत्न थे। ऐसे सरकार ने क्या किया, कंपनीज के नाम रख दिए। सरकार ने कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, कंपनीज के नाम रख दिए। क्यों रखे, क्योंकि इन लोगों को बोला गया कि तुम्हें मिलेगी पूरी की पूरी फ्रीडम, तुम्हें क्या मिलेगी, ऑपरेशन में बिल्कुल ऑटोनॉमी, कि तुम जो है अपने हिसाब से प्राइवेट सेक्टर जो है इनमें काम कर सकता है। क्योंकि सरकार को समझ आ गया कि सरकार से तो काम नहीं बन रहा, सरकार में तो करप्शन है, लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं, बहुत लाइसेंसिंग है, ये है वो है, सरकार तो नहीं कर पा रही। सरकारी कंपनियों के तो हाल बेहाल है, सरकारी कंपनियां ना तो प्रॉफिट ला पा रही हैं, ना तो अपने खर्चे उठा पा रही हैं, ना तो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पा रही हैं। तो सरकार से तो नहीं होगा, इसलिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बोला कि तुम कर दो भैया, हमसे तो नहीं हो रहा बिजनेस। ठीक है, तो सरकार ने कुछ एक ऐसी कंपनीज ढूंढी। मतलब अब ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार में बोल दिया कि जितनी भी सरकारी कंपनी है सारी गई, ऐसा नहीं है ना, एक बार में नहीं कर दोगे। यू हैव टू डू इट इन फेजेस, कि पहले अच्छी वाली कंपनीज को करो, जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको अलग करो, जो लॉस मेकिंग है उनको अलग करो, जो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है वो बंद ही कर दो, जो बहुत जरूरी है उसको लॉस से प्रॉफिट में लाने की कोशिश करो, है ना। तो सरकार ने अलग अलग तरीके से कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से कुछ महारत्न थी, कुछ नवरत्न थी, और इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई कि हाँ तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रॉफिट के लिए काम कर सकते हो, कस्टमर को अच्छी सर्विस देके बिजनेस को चला सकते हो। ठीक है, सो ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर करा गया था। नवरत्न पॉलिसी की ही हमने बात की है।
ठीक है, नवरत्न की हमने बात कर ही ली है कि टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म एंड इनेबल देम टू compete efficiently इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। सरकार ने कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ढूंढा और उनको बोला कि तुम आज से क्या हो, मेरे नवरत्न हो। उनको बहुत ज्यादा मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है, इन taking various decisions to run the company efficiently and increase the profits. The granting of this status resulted in better performance of these companies। ठीक है, मैं स्पेशली यहाँ पर आंसर डालती हूँ ताकि तुम देख सको किस तरीके से। ये ऑफिशियल सीबीएसई का आंसर है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये आंसर सीबीएसई आंसर की देता है टीचर्स को, वहां से ये आंसर मैंने लिखा है, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा सीबीएसई क्या वर्डिंग तुमसे मांग रही है। ठीक है, सो इसलिए आंसर मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, डिस्कस ब्रीफली कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स रिफॉर्म भी सरकार ने लिए, एंड इफ यू सी हम सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन की ज्यादा बातें कर रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म आया, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म आया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म आया, ठीक है ना। तो टैक्स के अंदर अब क्या किया, टैक्स के अंदर सरकार ने क्या किया, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया सरकार चाहती थी कि टैक्स की चोरी खत्म हो जाए, सेविंग्स ज्यादा हो, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम ज्यादा हो। मतलब पहले क्या होता था ना, सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लेती थी, 50%, 60%, इतना टैक्स लिया जाता था। अगर कोई मुझे बोले कि सीधा अपनी आधी से ज्यादा इनकम सरकार को दे दो, तो मैं बोलूंगी मैं पागल थोड़ी हूँ, इतनी मेहनत से कमा रही हूँ सरकार के लिए, और सरकार बोलती है कि मैं गरीबों को दूंगी, एक्चुअल में तो सरकार खुद ही खाती है हमारे पैसे। एक्चुअल में तो सरकार अपना ही घर बना रही है मेरे पैसे से, करप्शन ही हो रहा है वहां पे सारा। सरकार मेरे टैक्स से गरीबों का भला भी नहीं कर रही है, तो मैं क्यों दूं सरकार को अपना पैसा, वो भी आधे से ज्यादा। तो इसलिए पहले क्या होता था, जब टैक्स रेट बहुत ज्यादा थे तो टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं भैया, मैं टैक्स किसी भी हालत में नहीं दूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स है, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं तो नहीं दे सकती टैक्स, तो मैं कुछ भी करूंगी टैक्स को चोरी करने के लिए, कुछ भी करूंगी। ठीक है, मुझे लेट्स से अगर सरकार को 60% टैक्स देना है, मैं किसी सीए को, किसी भी चोर को पकड़ूंगी और बोलूंगी यार तू मेरे से 20% ले लियो मेरी इनकम का, मेरी इनकम जितनी भी है 20% तेरा, पर मेरा टैक्स बचा दे, क्योंकि फिर भी 40% तो मेरे पास बचेगा ही। तो टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती है जब टैक्स का रेट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार ने टैक्स ही कम कर दिया। सरकार ने टैक्स ही कम कर दिया, सरकार कहती तुम्हें 60% मुझे देना ही नहीं है, जो 20% तुम चोर को दे रहे हो मुझसे टैक्स चुराने के लिए, वही 20% तुम मेरे को दे दो। अब मैं सोचूंगी अच्छा सिर्फ 20% ही देना है सरकार को, और 20% दे दूंगी तो मेरी सारी इनकम वाइट की हो गई, सारी इनकम लीगल हो गई, अब मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है, चोरी करने की भी जरूरत नहीं है अपना टैक्स। तो क्यों ना मैं सरकार को ही पैसा दे दूं, तो क्यों ना मैं सरकार को ही टैक्स दे दूं। तो इसीलिए सरकार ने जानबूझ के टैक्स रेट कम कर दिए ताकि टैक्स की चोरी कम हो जाए। एंड लॉट ऑफ टाइम ये भी देखने को मिलता है कि जब सरकार टैक्स रेट कम करती है ना, तो उल्टा टैक्स ज्यादा आता है सरकार के पास। पहले सरकार 60% मांग रही थी और फिर भी इतना नहीं आ रहा था, अब सरकार ने सिर्फ 20% मांगा तो अब उल्टा टैक्स ज्यादा आने लग गया। बहुत बार ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो टैक्सेस थे उनको कम किया, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको ईज किया गया, इजी बनाया गया। अब जैसे आज की डेट में अब जीएसटी आ गया है ना, उसने काफी इजी बना दिया। पहले भी काफी करा गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं उनको इजी बनाया गया। ठीक है, टैक्स रेट रेशनलाइजेशन aimed at yielding larger tax revenue, but it did not result in increase in tax revenue। तो सरकार के पास ज्यादा टैक्स आया नहीं, मतलब सरकार ने तो सोचा था कि टैक्स रेट कम कर दूंगी टैक्स ज्यादा आएगा, पर फिर भी बहुत ज्यादा तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यार हमारे देश की ऑलमोस्ट 80 to 90% जनता गरीब है। 80 to 90% मैं बोल रही हूँ जनता गरीब है, वो इतनी गरीब है कि वो टैक्स स्लैब में आती नहीं। टैक्स स्लैब कहाँ से शुरू होती है, कुछ 10 लाख 12 लाख यहाँ से शुरू होती है आज की डेट में। अरे भाई तुम सोचो कितने ही लोग हैं हमारे देश में जो 10 लाख 12 लाख कमा रहे हैं, बहुत कम है, बहुत ही कम है, 2 4 5% लोग हैं ऐसे। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग तो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है, जो आते हैं वो भी चोरी कर लेते हैं। ठीक है, सो टैक्स भरते ही बहुत कम लोग हैं, टैक्स स्लैब में ही नहीं आते, तो इसलिए टैक्स रेवेन्यू सरकार का बड़ा नहीं। जो टैक्स इंसेंटिव दिए थे टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसकी वजह से भी जो है टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, क्योंकि फॉरेनर से तुम टैक्स नहीं ले रहे ताकि फॉरेन से पैसा आए। तो सरकार का वैसे थोड़ा बुरा ही हाल था टैक्स के मामले में, पर सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो करी थी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, मल्टीलेटरल मतलब दो से ज्यादा देशों के बीच में, बाइलेटरल मतलब दो देशों के बीच में ट्रेड। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स एज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ने दो तरीके के मेजर्स लिए, एक थे स्टेबलाइजेशन मेजर, एक था स्ट्रक्चरल मेजर। मतलब कि जब मैंने बोला कि जब 1991 में
जब हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, उस टाइम हमारी हालत इतनी खराब थी कि शायद अगर हमें उस टाइम वो लोन ना मिला होता, तो शायद हमारा देश चल नहीं पाता, शायद हमारा देश सर्वाइव कर नहीं पाता, हमारे देश में एक्सपोर्ट आने बंद हो जाते, शायद लोग भूखमरी से मर जाते, हालत बहुत खराब हो जाती। जैसे मैंने बोला, सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा था, 2 हफ्ते बाद हम इम्पोर्ट नहीं करवा पाते सामान, इतना बुरा हाल था। तो उस टाइम पे ना बहुत बुरी हालत थी। तो आपको 2 तरीके के चेंजेस चाहिए थे। एक तो वो जो इमीडिएटली स्टेबल बना दे आपको, और दूसरा वो जो लॉन्ग टर्म में आपको ठीक रखे। मतलब सिंपल है, अगर आप बीमार हुए हो, लेट्स से आपको खांसी जुकाम हुआ है, तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि इमीडिएटली वो जो बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है, जो भी प्रॉब्लम है, इमीडिएटली पहले वो सॉल्व हो। और जब वो सॉल्व हो गई, उसके बाद लॉन्ग टर्म में दोबारा वो बीमारी ना हो, इसके लिए अच्छा खाओ, अपना जो भी काम करना है वो करो, है ना? एक्सरसाइज करो, ठीक है? वही बात है कि इमीडिएट लेवल पे क्या दवाई चाहिए, और फिर लॉन्ग टर्म में ताकि वो बीमारी दोबारा ना हो, उसके लिए क्या किया। स्टेबलाइजेशन मेजर्स हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, ठीक है? जिससे कि हमें शॉर्ट टर्म में करेक्ट करनी है जो भी वीकनेस हमारे पास आ गई है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। शॉर्ट टर्म में जो भी मेजर्स हमने लिए अपने इन्फ्लेशन को, अपने बीओपी को कंट्रोल करने के लिए। एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स मेरे क्या थे? एलपीजी थे, which were aimed at improving the efficiency of the economy and increasing the international competitiveness by removing the problems। ठीक है? तो स्ट्रक्चरली मेजरली हमने एलपीजी किया, एंड स्ट्रक्चरली अपनी इकोनॉमी को हमने ठीक किया। ठीक है जी? अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स वर रेज टू अराउंड 74%। कहते हैं जो हमारे बैंक्स थे, अब बैंक ना बहुत क्रूशियल सेक्टर है, बैंक ना बहुत क्रूशियल सेक्टर है, क्योंकि बैंक अगर पैसा लेके भागा, तो पूरे देश के पैसे लेके भाग जाएगा। तो इसलिए बैंक्स में ना हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। पहले तो सरकार ने जो हमारे देश के प्राइवेट लोग थे ना, उनसे भी बैंक छीन लिए, और बोला आज से सारे बैंक सरकार के। ठीक है? जिसको हमने क्या बोला था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। आई थिंक 1960 के करीब ये हुई थी, जिसको हमने बोला था नेशनलाइजेशन। पहले तो सरकार ने बोला कि भैया जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं चला सकता, सरकार ही चलाएगी। लेकिन फिर जब 91 में हालत इतनी खराब हुई, तो फिर उसके बाद सरकार ने बोला कि कोई नहीं, फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो हाँ, ये बात सच है। फिर एफआईआईज वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये बात भी सच है। 91 के बाद हम फॉरेन से लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, ये बात भी सच है। पर इनका आपस में कोई रिश्ता लग रहा है? क्या ये इसका रीजन लग रहा है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, है ना? सो ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, पर ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही है मुझे एक ही। ठीक है? हाँ, ठीक है जी। आगे, द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया अंडर द 91 रिफॉर्म्स इन्वॉल्व्ड सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स स्टेक इन पीएसयूज। मतलब ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो ये हमने कर ही लिया है कि सरकार चाहती थी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा, सरकारी कंपनियों को कंपटीशन नहीं मिल रहा, सरकारी कंपनियां अच्छे से काम नहीं कर रही, इसलिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करी थी। ठीक है? ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, एफिशिएंसी आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, इसलिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करी थी। ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, अब बस क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे। टैक्स रिफॉर्म आ गया। अब देखो ऑलरेडी हमने 5-6 सेट कर लिए है ना, तो 5-6 सेट के बाद सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने लग जाते हैं। नवरत्न की एक एग्जांपल क्या है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हमारी नवरत्न है। महारत्न कौन सी है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस लिबरलाइजेशन? लिबरलाइज का मतलब था कि तुमने रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया है। अगर सरकारी कंपनी बेची है तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोला जाएगा, तो ये गलत है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन करी है तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाएगा, तो ये भी गलत है। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, तुम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर कर रहे हो, तो पहली चीज तो तुमने चैप्टर 2 में करी थी, और ये लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट है कि तुम लिबरल नहीं बना रहे हो, तुम उल्टा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो ये भी गलत है। ये हमारा आंसर होगा कि तुमने रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। लिबरल का मतलब ही क्या है? कि तुमने सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, फ्रीडम दी, आजादी दी। ठीक है? ग्लोबलाइजेशन इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है, क्या ये बात सच है? ये बात गलत है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें बोल रही है
ओनली पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। हर चीज में पॉजिटिव हमें दिखता है लेकिन नेगेटिव भी होता है। हमारे लिए पॉजिटिव क्या था कि हम एक मेजर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बने और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आने लगा। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज हमारे देश में लोगों को काम देने लगी, आउटसोर्सिंग करने लगी। हमारे देश के लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और बाहर से आ रहा है पैसा। तो हमारा देश एक अट्रैक्टिव आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बना। वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज था ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव क्या है कि हमारा जो है एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना। इंडियन इकोनॉमी को ग्रेटर असेस मिला ग्लोबल मार्केट्स का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। पर नेगेटिव भी होता है, इट इज इजियर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स इन अदर कंट्रीज, कॉम्प्रोमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल इन दोज कंट्रीज। ठीक है, तो इसका जो है एक प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया कंपैरेटिवली अभी गरीब है। अमेरिका फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अमीर है। तो वो वाले जो देश है ना, उनकी बड़ी कंपनीज आके हमारे देश की छोटी कंपनीज को खा जाएंगी, जो कि काफी बार हुआ भी है, जो कि काफी सेक्टर्स में देखा भी गया है। मतलब आज भी तुम अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोका कोला और पेप्सी पीते हो। हमारे देश के लोग जो हैं उसको नहीं छोड़ रहे हैं, और वो अमेरिकन बाहर की कंपनीज है। ठीक है ना। सो आज भी ऐसा होता है बहुत सारे सेक्टर्स में कि हम इंडियन कंपनीज को नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो compete नहीं कर पा रही हैं बाहर वालों के साथ। तो डेवलप्ड नेशंस, बड़े बड़े देश क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे छोटे देशों को डोमिनेट करने लग जाते हैं, जो कि हमारे साथ हुआ भी है, पहले भी हुआ है, अभी भी होता ही है काफी सेक्टर्स में। ठीक है, सो वो एक नेगेटिव पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अदरवाइज पॉजिटिव भी हमें काफी कुछ देखने को तो मिला ही है। ठीक है, आउटसोर्सिंग एक अच्छी चीज बन गया ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ आईटी सेक्टर। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हुआ है। यार देखो, ये सारी चीजें तो वैसे भी आपके ही देश में रहेंगी, ये दूसरे देश में नहीं जा सकती ना। आईटी सेक्टर हमारा एक्सपैंड हुआ, जिसकी वजह से हम आउटसोर्सिंग में काफी अच्छे बन गए। ठीक है, फिर से ग्लोबलाइजेशन की बात आ गई है। सो ग्लोबलाइजेशन की हमने बात कर ली है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके सारी प्लेलिस्ट को जरूर सेव करना। ठीक है, एंड कोई भी चैप्टर देखना है, डिटेल लेक्चर देखना है, वन शॉट देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, आप वहां से देख सकते हो। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।